हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो के पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है। डीएनपी सलाहकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी आईपीएल थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। और अभी अनुराग बेहर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई ए मैटर ऑफ द हार्ट। एशियाई खो खो चैंपियनशिप में महिला और पुरुष दोनों ही इवेंट को भारत ने जीत लिया है। और भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में एक कोंकण 2023 नाम से नौसैनिक अभ्यास हुआ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने डीजी क्लेम की शुरुआत की है। और वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। और अर्जेंटीना मूल के यूएस नागरिक लुइस कैफेरेली ने 2023 के लिए मैथमेटिक्स में एबल पुरस्कार जीत लिया है। ये कल के दिन के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया रिवीजन, टॉप 10 क्वेश्चन। अब आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में किस जिले में उसका 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य खोला गया? तो तमिलनाडु के इरोड जिले में उसका 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य अभी खोला गया है। इसका अनावरण किया गया है या इसे घोषित किया गया है कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है आपके सामने। यहाँ पर दोस्तों तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता था। इसी को 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ये एरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों में 80,500 से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कावेरी साउथ वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये करता है। तमिलनाडु में है ये 18वां इसका। ठीक, तमिलनाडु आया है तो हम लोग देखते हैं भारत के मैप में तमिलनाडु है कहां पर। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे साउथ में ये रहा तमिलनाडु। चेन्नई इसकी कैपिटल है और यहाँ के सीएम हैं एमके स्टालिन। एमके स्टालिन का नाम जब भी आए तो इनकी आत्मकथा आप रिवाइज कीजिए, उंगलिल ओरुवन। क्या? उंगलिल ओरुवन, ओरुवन। इसके बाद यहाँ पर गवर्नर है आर एन रवि। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो पुलिकट है, कालीवली है, सिंगालनडूर है, गुइंडी नेशनल पार्क है, ठीक है, मुदुमलाई है, दर्रे में पालक्कड़ दर्रा है, भरतनाट्यम, करगट्टम, ओलियट्टम, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ से। जिलों की संख्या 38 है। विधानसभा में 234 सीटें, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से जाती है। राजकीय पशु नीलगिरी तहर, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर और राजकीय पुष्प होता है बचनाग या ग्लोरी लिली। ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? आंध्र प्रदेश से और कर्नाटक से और इधर केरल से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कांग्रेस नेता को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया? देखो ये न्यूज कल बहुत ज्यादा चर्चे में रही। पूरे न्यूज चैनल पर यही कवर हो रहा था, पूरे देश में यही कवर हो रहा था। राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी से एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आज के टाइम पर अध्यक्ष नहीं है। आज के टाइम पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन ये लोकसभा सांसद थे। कहां से सांसद थे, क्या घटना हुई, किस वजह से इनको लोकसभा से निकाला गया, अयोग्य घोषित किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, ये सब जानेंगे और यहां से क्वेश्चंस बनेंगे जरूर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। अभी 24 मार्च 2023 को लोकसभा सांसद के रूप में इनको अयोग्य घोषित किया गया। इनकी लोकसभा सीट वायनाड है, यानी वायनाड केरल से ये जीते थे। एक्चुअली में सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को मोदी सरनेम पर एक इनकी कमेंट के लिए, एक टिप्पणी के लिए इन पर मानहानि के मामले में दोषी इनको ठहराया। ठीक है, डिफेमेशन केस चलाया गया। अब इसके तहत इनको 2 साल की सजा हुई। अब इनके पास ऑप्शन अभी बहुत सारे हैं, या हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उस पर स्टे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इनका ये जो है 2 साल का वो बरकरार रहा सजा। सूरत की अदालत में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं एच वर्मा, उनकी अदालत ने इनको भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और धारा 500 के तहत इनको दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुनाई। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पानी के अंदर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण किया?
तो अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने ऐसा किया है, नॉर्थ कोरिया ने। देखो क्या है ये, पानी के अंदर न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन, वो भी अटैक ड्रोन, इसका सफल परीक्षण किया है इन्होंने, उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने। यहाँ पर आप इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी देख पाओगे। ये बहुत ही खतरा वाला चीज है कि मतलब किम जोंग उन ने एक नया ही किया है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, उत्तर कोरिया को कोई सपोर्ट नहीं करता है, इतना भुखमरी वगैरह भी चलती रहती है, फिर भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इसके पास कहाँ से आ जाती है। पानी के अंदर ये अटैक ड्रोन का सफल परीक्षण कर रहा है। फिलहाल इसने साउथ हामयोंग प्रांत के पास इसे समुद्र में इसका परीक्षण किया। ये 59 घंटे 12 मिनट तक वहां पर समुद्र में रखा गया था और तैर रहा था, और नीचे ये अटैक कर रहा था ड्रोन। चलिए अब नॉर्थ कोरिया को देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देखोगे, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है इधर चाइना वगैरह क्रॉस करते हुए, इधर आपको दिख रहा है नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया, इधर ये जापान है, ठीक है, इधर जापान सागर है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, सबसे पहले तो देखो ये याद रखना कि इसको 38th पैरेलल लाइन जो है वो अलग करती है। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को कौन सी रेखा अलग करती है, ये क्वेश्चन बनता है, याद रखना 38th पैरेलल, ठीक है। और इधर देखो प्योंगयांग जो है ये इसकी कैपिटल है। साउथ कोरिया की कैपिटल यहाँ पर है सियोल, ठीक है। साउथ कोरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, वहीं नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा अंधेरा छाया रहता है, मतलब कि यहाँ पर जनता के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ की जो राजशाही तंत्र है या फिर कहें कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पास तो पैसा है ही, वो मिसाइल वगैरह परीक्षण करते रहते हैं, किम जोंग उन भाई साहब। यहाँ की जो मुद्रा होती है वो होती है कोरियंस पीपुल वोन, ठीक है, क्या होती है, कोरियंस पीपुल वोन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी बनारस विजिट पर थे और इन्होंने वहां पर बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे नए नए शिलान्यास और उद्घाटन किए। साथ ही साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि मैंने आपको एक दिन बताया था, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर बना है जहां पर आने वाले टाइम पर सभी प्रकार के समिट, बड़े बड़े आयोजन वगैरह हुआ करेंगे। ये वाराणसी में बनाए गए हैं। जैसे जैसे वहां पर प्रगति मैदान नहीं है दिल्ली में, जब भी कोई आयोजन होता है प्रगति मैदान में होता है, या साइंस जो साइंस विज्ञान भवन है, ठीक है, साइंस केंद्र वहां पर होता है, वैसे ही वाराणसी में एक सेंटर बनाया गया है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर बनारस में अगर कोई वो होना होगा, समिट होनी होगी, तो ये इसी में होगा, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया था। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट, इसका उद्घाटन, इसको संबोधित किया पीएम मोदी जी ने, क्योंकि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस था और उस पर टीबी को लेकर के हम लोग सीरियस भी हैं, क्योंकि 2025 तक हमें भारत को टीबी मुक्त करना है। ये बात मैं आपको हर रोज बताता हूं और याद रखना ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने कहां पर वित्त विधेयक 2023 पास किया। तो दोस्तों इन्होंने लोकसभा में पारित किया। वित्त विधेयक देखो ये हमेशा लोकसभा में ही आएगा, ये लोकसभा का विशेषाधिकार होता है, इसको राज्यसभा रोक नहीं सकती है, पहली चीज। और दूसरी बात, राज्यसभा में ये पेश भी नहीं किया जाता है। लोकसभा ये वित्त विधेयक जो होता है या धन विधेयक कहें, ये लोकसभा का ही विशेषाधिकार होता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है और इस पर मुहर लगाना ही होता है राज्यसभा को, मतलब इसको राज्यसभा में रोका नहीं जा सकता, ये एक ऐसा बिल होता है। तो फिलहाल निर्मला सीतारमण जी ने इसे अभी वहां पर लाया और पास भी करवा लिया एक प्रकार से कहें। इसमें इन्होंने 64 आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव पेश किए थे, जिसमें मुख्य मुख्य की अगर बात करें तो जो म्यूचुअल फंड को लेकर के लोन होता है, उसके लिए लंबी अवधि के कर लाभों को, टैक्स लाभों को समाप्त करने का लक्ष्य है। जीएसटी एपिटोल ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए इसमें बात कही गई है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। टोटल 64 आधिकारिक संशोधन के प्रस्ताव हैं। अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा में वित्त विधेयक लाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा चलिए, लोकसभा आया है तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहे हैं आपको। देखो, एक होती है भारत की संसद, भारत की संसद होती है, जिसे अनुच्छेद 79 में जिसके बारे में कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि भारत की संसद जो है ये 3 अंगों से मिलकर के बनेगी। एक तो होंगे राष्ट्रपति महोदय होंगे, और एक होगा राज्यसभा, और एक होगी लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, बिल्कुल इसी क्रम में याद रखिएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर संसद में कोई भी कानून लाना होगा, कोई भी बिल पारित कराना होगा, यानी बिल से उसे एक्ट बनाना होगा, तो इन तीनों की सहमति है जरूरी।
तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए अगर कोई विधेयक लाया जाता है, कोई बिल लाया जाता है, तो या तो वो राज्यसभा में लाया जाएगा या तो वो लोकसभा में लाया जाएगा। अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा में पारित होने के बाद फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पारित होने के बाद तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। फाइनल मुहर राष्ट्रपति लगाएगा, तभी वो बिल बन जाएगा एक्ट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? यही वित्त विधेयक या धन विधेयक। धन विधेयक केवल और केवल लाया जाएगा लोकसभा में ही, ठीक है। बाकी जो विधेयक होंगे वो लोकसभा में भी लाए जा सकते हैं या फिर राज्यसभा में भी लाए जा सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी लाएं। और उसके बाद लेकिन दोनों सदनों में पास कराना होगा, उसके बाद फाइनल जाएगा राष्ट्रपति के पास। यहाँ पर धन विधेयक जो होता है ये केवल और केवल लोकसभा का विशेषाधिकार होता है। यहाँ पर आएगा ही आएगा पहले और उसके बाद ये राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा इसे अपने पास नहीं रख सकती है, उसके बाद तुरंत भेज देगी पास करके राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को भी इसे पास ही करना होता है। तो यानी लोकसभा के पास एक ये पावर है, एक वेपन है समझो, धन विधेयक, ठीक है। इसे कोई और नहीं टाल सकता है, ये ब्रह्मास्त्र समझ लो इसका। और ये एक एक जो पॉइंट मैंने बताया है सब पूछा जाएगा आपसे। कितने दिन तक रोक सकती है राज्यसभा? मैक्सिमम 14 दिन तक, इससे ज्यादा नहीं रोक सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिटी वाली क्लास में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल ये भी बहुत ज्यादा चर्चे में रहा, देर रात तक एक खुशखबरी आई, एक क्या दो खुशखबरी आई। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड जीते कल। पहला गोल्ड जीता किसने? नीतू घंघस ने। देखो यहां पर पूछा गया है भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो इसमें पहला गोल्ड जीता नीतू घंघस ने, दूसरा गोल्ड स्वीटी बुरा ने जीता। दोनों के बारे में जानेंगे। देखिए IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये आयोजन हो रहा है भारत में ही, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। और इसके बारे में भी हमने आपको कुछ दिन पहले अभी बताया था कि 15 से 26 मार्च तक ये चलेगा। आज इसका लास्ट दिन है। आज भी अगर कोई गोल्ड आते हैं, कोई सिल्वर आता है, जो भी आता है, जितना भी मेडल होता है, टोटल मैं आपको फाइनल कल बताऊंगा पूरा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसका कुछ और पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मैरी कॉम को बनाया गया है, मैरी कॉम को बनाया गया है और फरहान अख्तर को बनाया गया है, फरहान अख्तर को बनाया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी यहाँ पर देखो पहली खुशखबरी आई नीतू घंघस के रूप में, इन्होंने 45 से 48 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता है और मंगोलिया की लुत्साई खान को हरा करके इन्होंने गोल्ड जीता है, यानी कि ये जीती हुई है सिल्वर। स्वीटी बुरा जो है ये दूसरा स्वर्ण पदक जीती और इन्होंने 75 से 81 किलोग्राम की कैटेगरी में रेंज में इन्होंने जीता है, चीन की लीना वोंग को हरा करके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पूर्वोत्तर LAC के पास कौन सा अभ्यास किया? तो भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और सीआरपीएफ भी इसमें शामिल थी। ये तीनों ने मिल करके अभी वायु प्रहार नाम से एक अभ्यास किया। कहां पर? LAC के बीच में। LAC पर इन्होंने किया है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पूर्वोत्तर में LAC पर किया गया है, ठीक है। अब आप कहोगे ये पूर्वोत्तर में LAC का क्या मतलब हुआ? देखो मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि LOC एक होता है और एक होता है LAC। LOC जो है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है POK और भारत के बीच में, ठीक है। भारत और POK के बीच की रेखा है, भारत और पाकिस्तान मत बोल देना, भारत और POK के बीच की रेखा है। और LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चाइना के बीच की रेखा है। भारत और चाइना के बीच की रेखा को मैकमोहन लाइन भी कहते हैं। ये जो मैकमोहन लाइन है एक्चुअली में ये यहाँ पर लद्दाख में तो है ही, बीच में थोड़ी दूर के लिए नेपाल पड़ जाता है, उसके बाद लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड है ही, नेपाल के बाद छोड़ोगे तो इधर सिक्किम भी पड़ता है, उसके बाद पूरा अरुणाचल प्रदेश इधर पड़ता है। तो यहाँ पर अगर पूर्वोत्तर साइड पूछा जाए तो मतलब ये पूर्वोत्तर वाले राज्यों की बात की जा रही है। तो इस वाले एरिया में यहाँ पर जो LAC है, ये लाइन तो वही है ना पूरी जो गई है बॉर्डर, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर हुआ है ये अभ्यास, ठीक है। तो LAC इन नॉर्थ ईस्ट, अगर पूछा जाएगा LAC इन लद्दाख तो आप बताएंगे यहाँ पर हुआ है अभ्यास, लेकिन ये कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ है। क्लियर है ना। अभी तवांग घाटी वाला जो मामला आया था, इंसिडेंट हुआ था, वो भी यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, वो भी नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। और जो गलवान घाटी हुआ था, वो गलवान घाटी वाला इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर लद्दाख में, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी इन तीनों के बीच में हुआ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और CRPF के बीच में, ठीक है। चलिए CRPF बोले तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में सलीमा टेटे को चुना गया है AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में।
सलीमा टेटे ये भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, मिडफील्डर हैं और इनको चुना गया है एज ए एम्बेसडर AHF के। इनको 2 वर्षों की अवधि के लिए इनको चुना गया है। 2021 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम को चौथे स्थान पर पहुंचाने में इनका अहम रोल रहा था। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में जारी DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो DGCA ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा विमेन पायलट हैं इंडिया में, और इंडिया में बाकी दुनिया की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो आप, पूरा रिपोर्ट है। 15% ऑफ पायलट्स इन इंडिया आर विमेन, 3 टाइम मोर देन ग्लोबल एवरेज। ग्लोबल एवरेज जो है वो 5% है, जबकि भारत में 15% है। ठीक है, तो ग्लोबल एवरेज का यहाँ पर है। ठीक है, चलिए। निवेदिता भासीन ये 1989 में दुनिया की सबसे कम उम्र की वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल एयरलाइन कैप्टन बनी थी, 1989 में ही। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया? तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल अनावरण किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, अनवील्ड स्टेट यूथ पॉलिसी एंड यूथ पोर्टल, CM शिवराज सिंह चौहान। तो इसके तहत इन्होंने 5 अप्रैल तक युवा आयोग का पुनर्गठन करने की भी घोषणा की है। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि युवा कौशल आय योजना भी लागू करेंगे। अब युवा कौशल आय के तहत क्या होगा कि युवाओं को स्किल तो सिखाई ही जाएगी, साथ ही साथ उनको कमाई करने का भी आधार बनाया जाएगा। हर महीने उन्हें कम से कम 8,000 रुपए तक की धनराशि भी मिलेगी इसके तहत। साथ ही साथ अगर वो स्किलफुल हो जाएंगे तो वेरियस सेक्टर में अपना जॉब भी कर सकते हैं। अब बात मध्य प्रदेश की आई है, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी हम लोग क्विकली जानेंगे। राजधानी तो इसकी भोपाल होती है। भारत के मैप में देखोगे तो ये रहा मध्य प्रदेश, मध्य में है बिल्कुल। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। झीलों की संख्या, झीलें यहाँ पर भोजताल, साके सागर झील वगैरह है। यहाँ पर नेशनल पार्क बहुत ज्यादा है, 11 से 12 नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, माधव, पन्ना, पेंच, कान्हा किसली और वन विहार। ठीक है, कुनो नेशनल पार्क जहाँ पर अभी चीते लाए गए थे। दर्रे में अगर बात करें तो असीरगढ़ का दर्रा यहाँ पर है। मटकी, कर्मा, तितली या तानसेन नृत्य महोत्सव, ये सभी प्रमुख महोत्सव है। जिलों की संख्या 53 है। विधानसभा में 230 सीट, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीट जाती है। दलदली हिरण यहाँ का राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी दूधराज। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। और हाँ, कल का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कब फांसी दी गई थी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव जी को, तो 1931 में दी गई थी 23 मार्च को। पुष्प कुमार दहल ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। आज आपको क्या बताना है, IPL का खिताब सबसे ज्यादा बार किसने जीता हुआ है? बहुत ही आसान है, आप IPL के बारे में और भी चीजें बहुत सारी लिख सकते हो। भारत सरकार को, भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज PDF आपको फ्री में दी जाएगी। आप हमारे क्वालिटी कोर्सेज भी ले सकते हो MJT ऐप से ही जा करके, तो आप इनका फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।